अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। वो लोग जिनके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद होंगे। और इसके अलावा अगर कोई शॉर्टली देखना चाहता है कि हम हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है तो उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश वाज द पीपल ऑफ थेल्स। यानी कि थेल्स एक फ़िलासफ़र थे। उनका शागिर्द इनमें से कौन सा है? तो ये हेराक्लिटस है, पैथागोरस है, एक्माइन है, इसके साथ साथ प्रोटैगरस है। तो थेल्स के जो शागिर्द थे वो थे पैथागोरस। थेल्स एक फ़िलासफ़र थे। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इनके बारे में और पैथागोरस के बारे में। ग्रीक मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, इसके साथ साथ प्री सोक्रेटिक फ़िलासफ़र थे। यानी कि ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, अहम है कि ये जो हमारे सोक्रेटीज़ थे, सुकरात जो फ़िलासफ़र थे ग्रीक, उनसे पहले के जो फ़िलासफ़र इनको माना जाता है। थेल्स वाज द फर्स्ट नोन ग्रीक फ़िलासफ़र। ये पहले ग्रीक फ़िलासफ़र भी माने जाते हैं। इस तरह से भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। इसके साथ साथ साइंटिस्ट हैं। ही इज़ क्रेडिटेड विद 5 थ्योरम्स ऑफ एलिमेंट्री ज्योमेट्री। एलिमेंट्री ज्योमेट्री के 5 थ्योरम्स भी इन्होंने डेवलप किए थे। पैथागोरस कौन थे? पैथागोरस वाज अ ग्रीक फ़िलासफ़र, मैथमेटिशियन थे। इनको इंटरेस्ट था फ़िलासफ़ी के अंदर। जब इनकी एज 20 साल थी तो इन्होंने ये फ़िलासफ़ी में चूँकि उनको इंटरेस्ट हो गया था तो ये जाके थेल्स के शागिर्द हो गए थे। और कहाँ गए थे? एक आइलैंड पे गए थे जो कि मिलेटस में था। उसके बाद हम वापस चलते हैं जी। दूसरा क्वेश्चन हमारा था, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल देयर आर डैश टाइप्स ऑफ सोल दैट आर डिस्टिंग्विश्ड टू ईच अदर। अरिस्टोटल के मुताबिक कितनी टाइप्स की जो सोल होती हैं, सोल की टाइप्स अरिस्टोटल ने दी थी। ये 3 टाइप्स इन्होंने दी थी। बताया था कि इस वजह से एक दूसरे को हम एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। कैसे, ये भी इन्होंने बताया था। सोल्स कौन सी थी? न्यूट्रिटिव सोल, ये प्लांट्स के अंदर होती है। इसके साथ सेंसिटिव सोल, ये ऑल एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स एनिमल्स के अंदर होती है। इसके साथ साथ रैशनल सोल, ये ह्यूमंस के अंदर होती है। ये 3 टाइप्स थी इसकी अरिस्टोटल की सोल्स की। ये इसमें 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं कि ये कितनी टाइप्स दी थी, एक ये, और ये टाइप्स किसने दी थी, एक ये। इसके साथ साथ कौन कौन सी टाइप्स हैं ये बता दी। इसके साथ ये जो सोल टाइप हैं ये होती किन में हो, किन 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 चीज़ों में होती हैं? जो न्यूट्रिटिव है वो प्लांट्स में होती है, सेंसिटिव है जो एनिमल्स में होती है, तमाम एनिमल्स में। इसके साथ साथ जो रैशनल सोल है वो सिर्फ ह्यूमंस में होती है। तो आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोक्रेटीज़ मेथड ऑफ टीचिंग वाज। सोक्रात का जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो कौन सा था? नेचुरल, टू द पॉइंट, अथॉरिटेटिव या डायलेक्टिक? इसका जो मेथड था वो डायलेक्टिक था। इसमें क्या था कि बच्चों के साथ इसमें डिस्कशंस की जाती थी। यानी कि डायलेक्टिक मेथड इज़ आल्सो नोन एज सोक्रेटिक मेथड। इसको सोक्रेटिक मेथड बोला जाता है। इट इज़ अ मेथड ऑफ एनालिसिस यूजिंग क्वेश्चनिंग अप्रोच। इसमें क्वेश्चन आंसर करके टीचिंग की जाती है, सिखाया जाता है दूसरों को। यानी कि जो शागिर्द होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है। दिस इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड। इसको स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड भी कहते हैं, विच इज़ यूज टू डिलीवर कंसेप्चुअल नॉलेज रदर दैन रूट मेमोराइजेशन। इसमें कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं इस मेथड के अंदर, याद करवाने के बजाय। उसके बाद है जी, फर्स्ट यूज़ ऑफ द टर्म साइकोलॉजी इज़ ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द। पहली दफ़ा जो साइकोलॉजी टर्म है वो किसने यूज़ की थी? फ्रॉयड, वंट या रुडोल्फ गोकल या एरिक्सन? रुडोल्फ गोकल ने फर्स्ट टाइम ये जो थी टर्म साइकोलॉजी यूज़ की थी। जी स्टैनले हॉल इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबॉरेटरी इन। जी स्टैनले हॉल ने जो फर्स्ट लेबॉरेटरी इस्टेब्लिश की थी जिसको एक्सपेरिमेंटल लेबॉरेटरी बोला गया है, वो कब की थी? 1863, 1883, उसके बाद 1856 या 1873? तो पहले जी स्टैनले हॉल के बारे में जानते हैं, उसी में हमें पता चल जाएगा कि इसका ट्रू आंसर कौन सा है। फुल नेम इनका है ग्रेनविल स्टैनले हॉल। एक अमेरिकन थे। 1846 इसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1924 इसकी डेट ऑफ डेथ। यूएस साइकोलॉजिस्ट हॉल वाज अ मेजर फोर्स इन ऑर्गेनाइजिंग द फील्ड फोकसिंग ऑन साइंटिफिक अप्रोचेज एंड इन 1883 establishing a psychology laboratory at the जॉन्स हॉपकिन यूनिवर्सिटी यूएसए। जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी, यहाँ से भी 4-5 क्वेश्चंस बन रहे हैं कि कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, किस बारे में हुई थी और किस कंट्री में हुई थी डेवलप। इन 1887 ही लॉन्च द अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी। इसके साथ साथ इन्होंने
1887 में फर्स्ट जो है अमेरिकन जर्नल भी इन्होंने लॉन्च किया था। इसके साथ साथ 1892 में ही कन्वीन्ड द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन को बनाने में भी इनका, एंड सर्व एज इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं। यहाँ से 4-5 क्वेश्चंस बन रहे हैं अगर देखा जाए तो। द फादर ऑफ एडोलेसेंस, इनको फादर ऑफ एडोलेसेंस भी बोला जाता है। इन 1888 हॉल लेफ्ट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, 88 में इन्होंने इसको छोड़ दिया था, एंड बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ क्लार्क यूनिवर्सिटी, क्लार्क यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट बन गए थे। वेयर ही वुड रिमेन फास्ट नेक्स्ट 32 ईयर्स, जहाँ उनके 32 साल गुजरे। जी स्टैनले हॉल एस्टेब्लिश फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी 1883, याद रखिएगा, ये पहले APA के पहले प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। उसके साथ जी क्वेश्चन नंबर 7, साइकोलॉजी कैन बी डिफाइंड एज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस, साइंस ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। उसके साथ विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स इंट्रोड्यूस्ड बाय हिपोक्रेट्स, हिपोक्रेट्स ने कौन से फ्लूइड्स इंट्रोड्यूस करवाए थे? ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लैम और ऑल ऑफ अबव। ये तमाम जो फ्लूइड्स थे ये हिपोक्रेट्स ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या है। ग्रीक फिजिशियन हिपोक्रेट्स is often credited with the developing temperament theory suggests that for bodily fluids, इनकी थ्योरी को टेम्परामेंट थ्योरी, ये बेसिकली पर्सनैलिटी थ्योरी थी, इसकी थ्योरी को टेम्परामेंट थ्योरी भी बोला जाता था। इस बेस पे इन्होंने 4 फ्लूइड्स दिए थे जिसको कॉल्ड ह्यूमर, जिसको ह्यूमर्स भी बोला जाता है। याद रखिएगा, यहाँ पर भी 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। ब्लैक बाइल, येलो बाइल, फ्लैम और ब्लड, ये 4 फ्लूइड्स इन्होंने बताया था कि इंसान की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट एन इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी, बिहेवियर एंड हेल्थ, जो कि पर्सनैलिटी को इफ़ेक्ट करते हैं इंसान की। जी हो गया जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, अ कॉमन सेंस अप्रोच टू साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट रिलायबल, ऑफन कंट्राडिक्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस, द बेसिस फॉर मोस्ट साइकोलॉजिकल थ्योरीज, द बेसिस फॉर कलेक्टिंग डेटा। वो कहता है अ कॉमन सेंस अप्रोच टू साइकोलॉजी इज़, जो एक साइकोलॉजी की कॉमन सेंस अप्रोच है वो क्या है? ऑफन कंट्राडिक्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस, ये वाली है इसकी कॉमन सेंस अप्रोच। यानी कि वो कहते हैं ऑफन कंट्राडिक्टेड बाय एम्पिरिकल एविडेंस, ये कंट्राडिक्ट करती है एम्पिरिकल एविडेंस को, ये कॉमन सेंस अप्रोच। जो मतलब अगर हम इसकी कोई कॉमन सेंस के साथ सोचेंगे तो मतलब साइकोलॉजी का कोई भी कॉन्सेप्ट या साइकोलॉजी को हम एक कॉमन सेंस के साथ कोई बनाएंगे तो वो इस से कंट्राडिक्ट कर जाएगी, एम्पिरिकल एविडेंस उसका नहीं मिलेगा जो हम कॉमन सेंस साइकोलॉजी बनाएंगे। मैन इज़ अ सोशल एनिमल हु सेड दिस, ये किसने कहा था मैन इज़ अ सोशल एनिमल? ये अरिस्टोटल ने बोला था। मैन इज़ अ सोशल एनिमल अगर कॉन्सेप्ट कोई पूछे तो ये अरिस्टोटल ने बोला था, याद रखिएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा, इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सोक्रेटिस, प्लेटो एंड अरिस्टोटल, याद रखिएगा ये सीक्वेंस इस तरह से, पहले जो थे सोक्रेटिस आए थे, उसके बाद प्लेटो इनके शागिर्द थे, उसके बाद अरिस्टोटल जो थे वो प्लेटो के शागिर्द थे, याद रखिएगा। उसके बाद है गेलन वाज द ग्रीक हु बिकेम द रोमन एम्पायर्स ग्रेटेस्ट फिजिशियन, ये फिजिशियन थे। ऑथरिंग मोर बुक्स स्टिल इन एग्जिस्टेंस दैन एनी अदर एंशिएंट ग्रीक, ये मतलब ऑथरिंग मोर बुक्स, इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी थी किसी भी ग्रीक एंशिएंट्स के मुकाबले में। अबाउट 2000 पेजेस ऑफ हिज वर्क सर्वाइव टू, 20,000 पेजेस इनके वर्क के वो सर्वाइव कर गए थे, यानी कि बाद तक मौजूद है। ही वाज पर्सनल फिजिशियन टू रोम्स एम्परर फॉर डिकेड्स, ये रोम्स एम्परर्स थे उनके डिकेड्स तक फिजिशियन रह चुके थे पर्सनल। तो याद रखिएगा अरिस्टोटल ने कहा था, और ये सीक्वेंस इस तरह, पहले सोक्रेट, फिर प्लेटो और उसके बाद अरिस्टोटल। आगे बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन नंबर है 11, द पीरियड ऑफ ग्रीक फिलोसोफर प्लाटो का जो पीरियड था वो कौन सा था? वो था जी 322 से लेकर 384 तक बिफोर क्राइस्ट, BC से 322 से 384। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, फॉलोइंग हु इज़ एसोसिएटेड विद द गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी किन के साथ एसोसिएट की जाती है? आइवन पेवलव, BF स्किनर, जॉन वाटसन या मैक्स वर्दाइमर के साथ रिलेट की जाती है, या ये रिलेटेड हैं किसके साथ? गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के साथ।
आगे है जी जो हमारे पास चूँकि यहाँ पर हैं इनके बारे में जान लेते हैं। बाकी जो लोग हैं, जॉन जो वाटसन है वो फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहलाते हैं। ये तीनों लोग जो हैं, जॉन जेबी वाटसन, आइवन पेवलोव, उसके बाद बी एफ स्किनर, ये तीनों का ताल्लुक बिहेवियरिज्म से था, लेकिन जॉन वाटसन को बिहेवियरिज्म का फादर बोला जाता है। जो पेवलोव है इज़ रशियन साइकोलॉजिस्ट नोन फॉर हिज डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंडीशन रिफ्लेक्स। अगर कंडीशन रिफ्लेक्स की बात की जाएगी तो वो पेवलोव का दिया गया कॉन्सेप्ट था। इसके साथ साथ क्लासिकल कंडीशनिंग भी इन्हीं के साथ एसोसिएट की जाती है। क्लासिकल कंडीशनिंग के फाउंडर भी यही थे, आइवन पेवलोव। इसको अगर किस तरह से आपने याद रखना है, क्योंकि आगे बी एफ स्किनर हैं तो उनके साथ एसोसिएट होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। पहले इनको पढ़ लेते हैं। बी एफ स्किनर वाज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियरिज्म से स्किनर रेफर टू हिज ओन फिलोसफी एज रेडिकल बिहेवियरिज्म। रेडिकल बिहेवियरिज्म का अगर हमें पूछा जाएगा तो वो बी एफ स्किनर के साथ एसोसिएटेड है। एंड सजेस्टेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल का कॉन्सेप्ट भी इनके साथ है, वाज सिंपली एन इल्यूजन। उन्होंने बोला था कि फ्री विल इज़ एन इल्यूजन, कि अगर हम बोलें कि हम मतलब कुछ भी करने के लिए फ्री हैं तो वो कहते हैं एक इल्यूजन है, ये हकीकत नहीं है। ऑल ह्यूमन एक्शंस ही इंस्टेड बिलीव्ड वाज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ कंडीशनिंग। वो कहता है कि ये एक धोखा है कि हम कुछ भी करने के लिए आज़ाद हैं। वो कहता है कि हम जो भी करते हैं, जो भी हम करना चाहते हैं, वो किसी ना किसी कंडीशनिंग की वजह से हो रहा था, यानी कि वो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, फिर हम कर रहे होते, बिला वजह हम नहीं कर रहे होते। इनके साथ ऑपरेंट कंडीशनिंग को एसोसिएट किया जाता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्हीं की, ये फाउंडर हैं इसके। अच्छा जी, अब इनको किस तरह से याद रखना है? आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि ये मिक्स हो सकते हैं कि ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है, क्लासिकल कंडीशनिंग किससे दी है। तो आप पहले को याद रख लें आईसी के साथ, आईसी के साथ याद रख लें आइवन पेवलोव। आईसी यानी कि आई से आइवन पेवलोव और सी से क्लासिकल कंडीशनिंग। पहले को याद रख लिया तो दूसरा तो आपको याद रह ही जाएगा, तो इस तरह से इसको याद रखें। उसके बाद है जी मैक्स वर्दाइमर, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में इन्होंने काम किया था। मैक्स वर्दाइमर वाज एन ऑस्ट्रो-हंगरियन साइकोलॉजिस्ट हु वाज वन ऑफ द 3 फाउंडर्स ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के 3 फाउंडर्स में से थे। बाकी जो थे कॉट कोफका, उसके साथ वोल्फगैंग कोहलर, ये बाकी के 2 फाउंडर थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के। इसमें भी 4-5 क्वेश्चन बने। ही इज़ नोन फॉर हिज बुक, अपनी बुक के बारे में वजह से जाने जाते थे, जिसको प्रोडक्टिव थिंकिंग का नाम दिया गया था। इनकी बुक थी प्रोडक्टिव थिंकिंग, एंड फॉर कंसीविंग द 5 फिनोमेना एज पार्ट ऑफ हिज वर्क इन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। और 5 फिनोमेना भी इन्हीं से मंसूब है, इन्हीं से रिलेट करता है, इन्हीं से एसोसिएट है। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट्स कुछ। हाँ जी, ये हो गया। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ बेसिक एरिया ऑफ साइकोलॉजी। कौन सा एरिया है जिसको बेसिक एरिया ऑफ साइकोलॉजी नहीं बोला जाता? वो है जी काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी को बेसिक एरिया ऑफ साइकोलॉजी नहीं बोला जाता, बाकी सारे बेसिक एरियाज़ हैं साइकोलॉजी के। अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी इंटरेस्टेड इन। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट किस में इंटरेस्टेड होता है, कौन से काम वो करता है? थेरेपी रिसर्च, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च, मेमोरी एंड परसेप्शन रिसर्च इन्वॉल्विंग सम मेडिसिन और प्लेसिबो। याद रखिएगा, जब भी कॉग्निटिव साइकोलॉजी की बात आएगी तो मेमोरी, परसेप्शन, फीलिंग, थॉट्स वगैरह की बात आएगी। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो है मेमोरी एंड परसेप्शन। अकॉर्डिंग टू वाटसन, इंट्रोस्पेक्शन वाज, वाटसन के मुताबिक जो इंट्रोस्पेक्शन है वो क्या था? अ वैलिड मेथड ऑफ रिसर्च, अनसाइंटिफिक या कॉर्नरस्टोन ऑफ बिहेवियरिज्म इज द स्टडी ऑफ माइंड इन यूज। ये अनसाइंटिफिक था। वाटसन ने बोला था कि ये साइंटिफिक तरीका नहीं है, इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया जा सकता चीज़ों को इंट्रोस्पेक्शन के ज़रिए से, तो ये अनसाइंटिफिक है। क्वेश्चन नंबर 16, फॉलोइंग विच वन इज़ द एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर। एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर किसको बोला जाता है? प्लाटो, सोक्रेटिस, पैथागोरस या गेलन। सोक्रेटिस को एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर बोला जाता है। इन्होंने इंसान की एग्जिस्टेंस पर बात की थी। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन नेचर इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट फिलोसफिकल एंड द लीस्ट साइंटिफिक। इनमें से कौन सी अप्रोच ऐसी है जो फिलोसफिकल ज़्यादा है, साइंटिफिक कम है? वो है जी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी या ह्यूमनिज़म को बोला जाता है। फिलोसफिकल ये ज़्यादा फिलोसफिकल है, साइंटिफिक इतनी नहीं है।
बाकी सारी साइंटिफिकली ज़्यादा वो कहते हैं ना वैलिड हैं। ये वाली इसमें ज़्यादा साइंस का अमल दखल नहीं है। अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स, साइकोलॉजी शुड एम्फसाइज what the mind can do, the basic structure of the mind, the factors that have aided our evolution, A and C। वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू विलियम जेम्स ने क्या बोला था कि साइकोलॉजी बेसिकली व्हाट द माइंड कैन डू, ये है कि माइंड क्या कर सकता है, उसके साथ साथ द फैक्टर्स दैट हैव एडेड आवर एवोल्यूशन, कि जो कौन से फैक्टर हैं जो हमें हेल्प करते हैं, तो ए और सी दोनों आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, डैश लेट द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न साइंस। मॉडर्न साइंस की जो बुनियाद है वो कौन फ्राहम करता है, किसने मॉडर्न साइंस की बुनियाद रखी है, इस तरह से कह ले तो ये है जी गैलीलियो थे जिन्होंने मॉडर्न साइंस की बुनियाद रखी थी। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गैलीलाई पायनियर द एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड एंड वाज द फर्स्ट टू यूज़ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये पहले शख्स जिन्होंने रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप यूज़ की थी टू मेक इंपॉर्टेंट एस्ट्रोनॉमिकल डिस्कवरीज। इन्होंने पहली टेलीस्कोप यूज़ की थी। ही इज़ ऑफन रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में इन्होंने यूज़ की थी तो इसलिए इनको पहली दफ़ा यूज़ की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ एस्ट्रोनॉमी भी बोला जाता है। एंड द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स का फादर भी बोला जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉल्ड गैलीलियो द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइंस बोला था। तो 4-5 क्वेश्चंस यहाँ पर बन रहे हैं, याद रखिएगा। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड डोमेन्स कैन बी स्टडीड बाय साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट कौन कौन सी डोमेन्स को स्टडी कर सकते हैं? डेवलपमेंटल प्रोसेस, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर, सोशल बेसिस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट कैन स्टडी ऑल ऑफ दीज। ये तमाम चीज़ों को साइकोलॉजिस्ट हैं वो स्टडी कर सकते हैं, तो इसका डी है आंसर। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 21, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी इंट्रोड्यूस्ड इन। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी कब इंट्रोड्यूस करवाई गई है, कब डेवलप की गई? ये है 1954। इसके बारे में तमाम जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं इनके बारे में आगे मैंने एक तरतीब से बना दी है शॉर्ट क्वेश्चंस, तो वो इंशाल्लाह आगे जाके हम देखेंगे। फॉलोइंग हु इज़ द ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट। इनमें से कौन सा साइकोलॉजिस्ट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कहलाता है? सिगमंड फ्रायड ने तो साइकोएनालिसिस दिया था। बी एफ स्किनर बिहेवियरिज्म में से हैं और जे बी वॉटसन भी बिहेवियरिज्म के हैं। तो पीछे बचे हैं अब्राहम मैस्लो को ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। अगर कार्ल रॉजर आ जाए तो उनको भी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है। डैश एसोसिएटेड विद द इंट्रोस्पेक्शन। इनमें से कौन हैं जो इंट्रोस्पेक्शन के साथ एसोसिएटेड हैं? हेल्महोल्ट्ज़ भी नहीं है, गुस्ताव फ्रिच भी नहीं है, अर्नेस्ट वेबर और एडवर्ड टिचनर, ये तीनों नहीं हैं। एडवर्ड टिचनर हैं जो इंट्रोस्पेक्शन के साथ रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं। ये बाकी लोग कौन हैं, इनको बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ वाज जर्मन साइंटिस्ट हु कंडक्टेड ब्रेक थ्रू रिसर्च ऑन द नर्वस सिस्टम पर इन्होंने रिसर्च की थी। वन ऑफ द फ्यू साइंटिस्ट टू मास्टर 2 डिसिप्लिन्स, मेडिसिन एंड फिज़िक्स। इन्होंने मेडिसिन और फिज़िक्स पर इन्होंने कमांड हासिल की थी। ही कंडक्टेड ब्रेक थ्रू रिसर्च ऑन द नर्वस सिस्टम एज वेल एज द फंक्शंस ऑफ द आई एंड एयर। नर्वस सिस्टम इसके साथ साथ इन्होंने आई और एयर पर भी काम किया था। टोडर फ्रिच कौन है? गुस्ताव टोडर फ्रिच वाज अ जर्मन एनाटॉमिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, उसके साथ साथ ट्रैवलर है और फिजियोलॉजिस्ट भी हैं। What his Fritz had discovered is that electrical stimulation of different areas of the cerebellum में इन्होंने different areas को फाइंड किया था जो कि इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट हुए थे। caused involuntary muscles contraction of specific parts of the dog's body। डॉग्स पर इन्होंने ये वाला एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये चीज़ें देखी थी, डिस्कवर की थी। एडवर्ड टिचनर वाज अ प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स एट अर्ली एज। Born in England in 1860, he moved to the States and founded the idea of structuralism. Structuralism में इन्होंने काम किया था। The idea that all thoughts are structured by basic elements, specifically sensation. ये आइडिया था कि all thoughts are structured by basic elements से मिलकर बनती हैं, specifically sensation, ख़ास तौर पर sensation से। याद रखिएगा इनके बारे में। उसके बाद ही अर्नेस्ट हेनरिच वेबर कौन थे? जर्मन एनाटॉमिस्ट थे,
फिजियोलॉजिस्ट थे हुज फंडामेंटल स्टडीज़ ऑफ द सेंस ऑफ टच इंट्रोड्यूस्ड अ कॉन्सेप्ट दैट ऑफ द जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस। याद रखिएगा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर आपको पढ़ने को मिलेगा जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस है, तो वो किन्होंने दिया था? अर्नेस्ट वेबर ने दिया था। द स्मॉलेस्ट डिफरेंट परसीवेबल बिटवीन टू स्टिमुलाई सिमिलर स्टिमुलाई, कि दो स्टिमुलाइज के दरमियान जो वो डिफरेंस जो हम नोट कर लेते हैं उसको जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस बोला जाता है। द 2 पॉइंट थ्रेशोल्ड भी इन्हीं का कॉन्सेप्ट, द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स वेयर अ पर्सन डिटरमन दैट इट इज़ 2 पॉइंट्स एंड नॉट 1 वाज वेबर्स फर्स्ट डिस्कवरी। ये इनकी फर्स्ट डिस्कवरी थी। वेबर्स वर्क मेड अ साइंटिफिक इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। अगर कोई आपसे पूछे कि इनका काम कौन सी साइकोलॉजी में, तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंदर है। याद रखिएगा, ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट साइंटिस्ट टू टेस्ट हिज आइडियाज़ ऑन ह्यूमंस। ये पहले साइंटिस्ट भी हैं जिन्होंने अपने आइडियाज़ को ह्यूमंस पर क्या किया था जी? टेस्ट किया था। उसके बाद है जी 24 ऑफ द थ्योरिस्ट लिस्ट बिलो हु हेल्प टू डेवलप द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच इन साइकोलॉजी। किसने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच डेवलप करने में हेल्प की थी? स्किनर, रॉजर्स, टिचनर या फ्रायड। स्किनर बिहेवियरिज्म से हैं, ईबी टिचनर स्ट्रक्चरलिज्म से हैं, रॉजर हैं जी फ्रायड साइकोएनालिसिस से हैं। ये जो रॉजर्स हैं, कार्ल रॉजर, मैंने पहले भी बताया था कि अगर कार्ल रॉजर भी आ जाए तो वो भी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी से ही हैं। 25 है फार्म्ड एज अ रिएक्शन टू द स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म के रिएक्शन में कौन सा स्कूल ऑफ थॉट आया था? वो था फंक्शनलिज्म। पहले स्ट्रक्चरलिज्म था, उसके बाद फंक्शनलिज्म आया था। इनकी तरतीब भी हम आगे जाके देखेंगे। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब इज़ डेवलप्ड इन, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब थी वो थी जी 1879 में। फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब डेवलप की गई थी 1879 में। ये लिप्जिग जर्मनी में की गई थी, याद रखिएगा, और विलियम वुंट ने ये डेवलप की थी। उसके बाद पीछे चूँकि हमने ये कुछ स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े हैं तो इनके बारे में देख लेते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म प्रपोजेज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस कुड बी अंडरस्टैंड बाय एनालाइजिंग द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ थॉट्स। एलिमेंट्स के बारे में बात की गई थी कॉन्शियसनेस के, माइंड के। स्ट्रक्चरलिज्म में वो के विलियम वुड कहता, और विलियम वुड और ईबी टिचनर कहते थे कि अगर आपने माइंड को देखना है तो उसको पहले एलिमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, जबकि उसके मुकाबले में फंक्शनलिज्म आया था। वो कहते हैं कि हम एलिमेंट्स को देख के क्या करेंगे, उसके स्ट्रक्चर को देख के क्या करेंगे, हमें उसके फंक्शन को देखना चाहिए। उसके बाद जो है फिर बिहेवियरिज्म आ गया है। बिहेवियरिज्म क्या कहता है? a theory of learned based on the idea that all behaviors are acquired through conditioning। वो कहता है कि हम तमाम जो बिहेवियर होते हैं वो acquire किए जाते हैं कंडीशनिंग के थ्रू। कंडीशनिंग अकर्स थ्रू इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट से जब इंटरेक्शन करते हैं तो कंडीशनिंग हो जाती है बंदे की। बिहेवियरिस्ट बिलीव दैट आवर रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंट स्टिमुलस शेप आवर एक्शंस। वो कहते हैं हमारे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं टू इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई शेप आवर एक्शंस, हमारे एक्शंस को शेप करते हैं। उसके बाद ह्यूमनिज्म है। साइकोलॉजी इज़ अ पर्सपेक्टिव दैट एम्फसाइजेज लुकिंग एट द होल इंडिविजुअल एंड स्ट्रेसेस कॉन्सेप्ट सच एज फ्री विल। ह्यूमनिज्म क्या है? फ्री विल पर देता था, इंसान की सेल्फ एफिकेसी पर और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर इसने जोर दिया है। वो कहता है कि इन चीज़ों पर आपने फोकस करना है रैदर दैन कंसंट्रेटिंग डिसफंक्शन। ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी स्ट्राइव टू हेल्प पीपल फुलफिल देयर पोटेंशियल। आपने डिसफंक्शन पर नहीं देना, यानी कि नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना, अपने पॉजिटिविटी की तरफ जाना है, ये ह्यूमनिज्म कहता है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी फाउंडेड इन द 20th सेंचुरी प्रोवाइडेड फाउंडेशन फॉर द मॉडर्न स्टडी ऑफ परसेप्शन। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी बेसिकली जो स्टडी है परसेप्शन की, इसमें बताया जाता है कि इंसान किस तरह से चीज़ों को परसीव करता है। थ्योरी एम्फसाइज दैट द होल ऑफ एनीथिंग इज़ ग्रेटर दैन इट्स पार्ट्स। ये है जी इसका जो मेन कॉन्सेप्ट, होल ऑफ एनीथिंग इज़ ग्रेटर दैन इट्स पार्ट्स। वो कहता है कि जो होल है वो ग्रेटर होता है उसके पार्ट से, यानी कि अगर हम चीज़ों को पार्ट्स में देखेंगे तो सही से हम उसको परसीव नहीं कर सकेंगे, सही से उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकाल सकेंगे। हम उसको ओवरऑल देखते हैं तो हम सही से परसीव करते हैं, सही से उसका रिज़ल्ट निकालते हैं या कोई अपना मीनिंग देते हैं। जी आगे चलते हैं। उसके बाद है 27 फ्रॉइड स्ट्रेस द रोल ऑफ डैश इन शेपिंग आवर पर्सनैलिटी द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। वो कहता है कि हमारा जो पर्सनैलिटी है वो शेप होती है, उसमें मेन रोल कौन सा है, किस चीज़ का है? स्ट्रक्चर ऑफ माइंड, फंक्शन ऑफ बिहेवियर, आवर हिस्ट्री ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट्स या अनकॉन्शियस। याद रखिए कि जब भी
फ्राइड की बात आएगी तो साइको एनालिसिस या अनकॉन्शियस की बात लाजमी आएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर भी आंसर अनकॉन्शियस है। द ड्यूरेशन ऑफ रेनेसांस पीरियड इज़ रेफर टू, जो सॉरी द ड्यूरेशन ऑफ रेनेसांस पीरियड इज़ रेफर टू, जो रेनेसांस पीरियड है वो कहते हैं कि किस में है, 16 to 17 सेंचुरी या 70 to 80, 70 to 90 या 14 to 17 सेंचुरी। इसका जो आंसर है वो 14 to 17 सेंचुरी है। ये रेनेसांस पीरियड जो है इसमें फ़िलासफ़ी, लिटरेचर और आर्ट को बहुत प्रमोट किया गया था, इसलिए इसको नोट किया जाता है। उसके बाद आई एम इंटरेस्टेड इन थिंकिंग प्रोसेसेस आई एम अ डैश साइकोलॉजिस्ट। वो कहता है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ थिंकिंग प्रोसेसेस में, तो मैं कौन सा साइकोलॉजिस्ट कहलाऊँगा? आप कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट कहलाएंगे। याद रखिएगा जहाँ पर थिंकिंग, परसेप्शन, फीलिंग वगैरह की बात आएगी वहाँ पर कॉग्निशन की बात आएगी, तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। बाय द 1920s अ न्यू डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी हैड गेन्ड फेवर। साइकोलॉजी वाज सेड टू बी द साइंस ऑफ माइंड, कॉन्शियसनेस, सोल एंड बिहेवियर। 20th सेंचुरी में जो साइकोलॉजी है उसको साइंस ऑफ बिहेवियर बोला गया है। याद रखिएगा जो डेफिनेशन है यहाँ पर 20th सेंचुरी में उसकी बिहेवियर को लेके डिफाइन किया गया था। तो ये था जी 30 क्वेश्चंस, और आई होप कि हमने इन 30 क्वेश्चंस के साथ 30 to 50 क्वेश्चंस और भी कर लिए हैं। तो यानी कि ये अब 30 क्वेश्चन नहीं है, कोई 100 के करीब क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 1 था, अब हम पार्ट 2 इसका देखते हैं।